इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में यदि कुछ पल सुकून के मिले और उन पलों को हम खूबसूरत कहानियों के साथ जिए तो क्या कहने। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें कथाकार हमें समाज के उन पहलुओं पर सोचने को विवश कर देते हैं जिसे शायद हम अनदेखी करते हैं या फिर हम सोचना ही नहीं चाहते। प्रेमचंद जी की एक अमर कहानी पूस की रात का नाम तो सभी ने सुना। पूस की कपकपाती ठंड का अनुभव करना मतलब बस सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी को सुन के शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वैसे ये महीना भी तो पूस का ही चल रहा है। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पे आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी भी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सर से जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को शायद झूठ साबित करता था, अपनी पत्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, बला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भावें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस कठोर वाक्य में जो सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पे से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पे तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा भी पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन पे चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबड़े ने पूरी पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राड़ पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठो, एक चिलम भरूं, किसी तरह से रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है
और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरे ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा, हल्कू ने कहा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह चपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी यदि आता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहे थे। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को इसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम रहा है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे ही चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से भी ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पों पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बागों में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बागीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाए तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चलता जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप टपक रही थी। एक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आता। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में ही पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था।
उसी अड़ाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तापता रहा। एक क्षण उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जोजी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरे से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब ठंड क्या खाक लगेगी? पहले से यह उपाय न सूझता तो इतनी ठंड क्यों खाते? अच्छा लाओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि शक्ति की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से कूद कर साफ निकल गया। पैरों से जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द उसके पास खड़ा रहा। चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद जाओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में उसकी आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक शीत गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ उसके कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर्र चर्र सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट पिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदनाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। ओह, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके बैठा और 2-3 कदम वो चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े चीखता रहा। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती रहीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़ैया डालने से क्या हुआ? मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है।
पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। हल्कू ने बहाना बनाया। फिर दोनों खेत की डांठ पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ था और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।